एस्ट्रोनॉमी है जी। और इसमें सबसे पहले कुछ टर्म्स हैं, ठीक है, जो यूज होती हैं इसमें। उनमें एक टर्म है, उसका नाम है ल्यूमिनोसिटी, ठीक है, जिसको वो कहते हैं रेट ऑफ एमिशंस फ्रॉम द स्टार, ठीक है। और इसको वैसे पावर भी कहते हैं। जाहिर है पावर एनर्जी पर यूनिट टाइम होती है, तो एमिशन जो भी है, रेडिएशन जो भी एमिट हो रही है पर यूनिट टाइम, उसको आप ल्यूमिनोसिटी कहेंगे। फिर एक टर्म है रेडिएंट फ्लक्स इंटेंसिटी, ठीक है, जो कि इंटेंसिटी, इसको मोस्टली कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। ये इंटेंसिटी ही है, ठीक है, लेकिन इसको रेडिएंट फ्लक्स इंटेंसिटी भी कहते हैं। और इंटेंसिटी का फार्मूला आपको पता है कि पावर ओवर एरिया होता है, ठीक है। तो यहां से हमें समझ आई कि रेडिएंट फ्लक्स इंटेंसिटी क्या बनेगी, ल्यूमिनोसिटी डिवाइडेड बाय एरिया। अब ये एरिया कौन सा एरिया होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एरिया को मैं ये ऐसे ओपन कर रही हूँ, 4 पाई d स्क्वायर। इसका ये मतलब है कि अगर ये मेरे पास स्टार है और इसकी रेडिएशंस चारों तरफ फैल रही हैं, ठीक है, ऐसे करके यानी इसकी लाइट या वो एनर्जी जो भी फॉर्म में है, वेव्स की फॉर्म में, तो ये वाला एरिया, ये इमेजिनरी सरफेस एरिया जो है ना, ये आप समझ लें कि एक सफेयर है। तो सफेयर का जो एरिया होता है वो ये होता है, ठीक है जी, एरिया ऑफ सफेयर। अब इसमें आप अगर सन से दूर चले जाएंगे तो जाहिर सी बात है ये जो डी की वैल्यू है वो इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है जी, ये आपका डी है। तो डी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और आपका बड़ा सरफेस एरिया कंसिडर होगा। तो बस आपने ध्यान में ये रखना है कि ये एरिया ऑफ स्फीयर जो है ना, ये वाला है। अच्छा, अब इसमें जैसे कि अगर मैं आपसे ये कहूँ, इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर मैं कह रही हूँ कि ये सन है और यहाँ पे अर्थ है, और आपने फार्मूला लगाया किसका जी, रेडिएंट फ्लक्स इंटेंसिटी का, ल्यूमिनोसिटी ओवर 4 पाई d स्क्वायर। तो उसमें ये वाला जो डिस्टेंस है वो सेंटर ऑफ सन से लेकर सेंटर ऑफ अर्थ तक, और उसमें आपका वो जो सरफेस एरिया की बात हम कर रहे थे ना, यानी इसका सरफेस एरिया, ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है ये है सरफेस एरिया, और डी जो है वो इसका इसका रेडियस बन रहा है। बात समझ आ रही है? जगह पावर भी आ सकता है। ठीक। हाँ जी, बिल्कुल। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये पावर भी आ सकता है। अच्छा, मैं जो बात कर रही थी कि ये जो डी है, ये इस अर्थ जो है वो उसके सरफेस एरिया के ऊपर बैठी हुई है। समझ आ गई? तो अगर कोई और प्लेनेट होता जो कि जैसे कि जो अर्थ से ज्यादा करीब है, तो उसके ऊपर अगर उन्होंने कहा हो कि लिमिनोसिटी निकालो, तो आपको एक न्यू सरफेस एरिया इमेजिन करना पड़ेगा, और उसके लिए फिर जो डी की वैल्यू होगी वो वहां से लेकर ये उसके उस तक होगी। और हम वो जो प्लेनेट एज्यूम करेंगे वो वंस अगेन इस न्यू सरफेस एरिया के उस पे पेरिफ्री पे या किनारे पे बैठा हुआ होगा, ठीक है जी। तो ये बात समझ आ गई यहाँ तक? अच्छा, अब आ जाते हैं, एक टर्म यूज होती है जी, मैम बस मुझे ये स्टैंडर्ड। बता दें, ये रेडिएंट फ्लक्स इंटेंसिटी है क्या? इंटेंसिटी को ही कहते हैं बेटा रेडिएंट फ्लक्स इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का को स्पेसिफिकली एस्ट्रोनॉमी के बात करनी है ना हमने, तो हमने फिर इसको इस टर्म में कहना है। जैसे हम ल्यूमिनोसिटी को रेट ऑफ एमिशन फ्रॉम द स्टार कह रहे हैं, हालांकि वो है पावर। पावर के दूसरे दो नाम हमने नए बना लिए एस्ट्रोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में। तो सिमिलरली इंटेंसिटी इज बेसिकली रेडिएंट फ्लक्स इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी। ये आ जाएगा जी स्टैंडर्ड कैंडल। स्टैंडर्ड कैंडल क्या है? एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, ये आपने रट्टा लगाना है, ऑफ नोन ल्यूमिनोसिटी, जिसकी ल्यूमिनोसिटी आपको पता होगी, ऑफ नोन ल्यूमिनोसिटी, ठीक है। अब इसमें यूं है कि स्टैंडर्ड कैंडल का फायदा ये होता है कि हमें हमें स्टैंडर्ड कैंडल का डिस्टेंस पता होता है, उसकी ल्यूमिनोसिटी पता होती है, और हम रेशो मेथड से अननोन जो है ना, जो भी गैलेक्सी है उसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं। मतलब ये कि आपको पता है कि फार्मूला रेडिएंट फ्लक्स इंटेंसिटी का फार्मूला क्या है, L/4 पाई d स्क्वायर।
तो अगर आपको एक ल्यूमिनोसिटी पता है और आपको पता है कि उसका डिस्टेंस ये स्केयर के साथ प्रोपोर्शनल है, तो जो दूसरी कोई ल्यूमिनोसिटी होगी उसका डिस्टेंस हम निकालेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि दूसरी ल्यूमिनोसिटी जो होगी वो पहली ल्यूमिनोसिटी के टर्म्स में होगी। फॉर एग्जाम्पल दूसरा जो कोई, मसलन मैं ये कहती हूँ कि ये अर्थ है, एग्जाम्पल दे के यूं समझाती हूँ कि अर्थ है और सन से आने वाली जो लाइट रेज हैं और उसकी ल्यूमिनोसिटी है वो मुझे पता है कि सन L1 ल्यूमिनोसिटी एमिट कर रहा है, और यहाँ पे कहीं और दूर जो है ना, मैं, और इससे जो ल्यूमिनोसिटी आ रही है वो L2 है, और ये L2 जो है लेट से के 2 टाइम्स द L1 है। तो फिर आपने रेशो रेशो मेथड लगाना है कि L1 की प्रोपोर्शनैलिटी अगर D स्केयर के साथ है और आपको ये भी पता है इसका डिस्टेंस जो है वो D के इक्वल है, तो आपने फिर 2 टाइम्स द L1 पे वो डिस्टेंस जो है ना वो X डिस्टेंस निकाल लेना है। और वो याद रखिएगा कि वो जो डिस्टेंस निकलेगा वो स्क्वायर की फॉर्म में होगा। बाद में आपको उसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा X निकालने के लिए। बात समझ आ गई? तो ये इस तरह से आप लोगों ने स्टैंडर्ड कैंडल को यूज कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे कहते हैं यूज ऑफ स्टैंडर्ड कैंडल आर दीज आर द ऑब्जेक्ट्स दैट मेक अप द रंग्स ऑफ सो कॉल्ड कॉस्मिक डिस्टेंस लैडर। डिस्टेंस कॉस्मिक डिस्टेंस लैडर, कॉस्मिक कहते हैं कि ये जो एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड चीजें हैं ना, कॉस्मोलॉजी ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, उससे उन्होंने कहा है। तो यानी कहने का ये मतलब ये है कि अगर फलानी चीज की ल्यूमिनोसिटी L1 है और उसका फासला D1 है, तो फलाने का की ल्यूमिनोसिटी उसके हिसाब से, यानी वो इतना डिम है उससे या उतना ज्यादा ब्राइटर है सन से, अगर वो 2 टाइम्स ब्राइटर है, या कोई दूसरा स्टार सन से 3 टाइम्स डिमर है, तो आप उस रेशो को लेके वो डिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है जी? तो ये जो अननोन डिस्टेंस है वो हमें पता चल जाएगा। ये जी इन्होंने नोट्स में यहाँ पे ये लिखा हुआ है, a tool for measuring the distance to farther and farther galaxies by comparing this luminosity of an object observed brightness। अच्छा, एक और बात है, एक और चीज जो मैंने आपको नहीं बताई, रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी का जो एक और नाम है वो है ब्राइटनेस। इसको ब्राइटनेस ऑफ स्टार बोलते हैं। नहीं, तो by comparing this known luminosity of an object, observed brightness, the distance to the object can be computed using inverse square law। यानी अगर आपको ब्राइटनेस, अभी रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी का दूसरा नाम क्या है जी? ब्राइटनेस। वो ये कह रहे हैं कि आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको ल्यूमिनोसिटी पता है और डिस्टेंस पता है, किसका जी? स्टैंडर्ड कैंडल का। अगर आपको स्टैंडर्ड कैंडल का डिस्टेंस और ल्यूमिनोसिटी पता है तो आप क्या करेंगे? आप उससे ब्राइटनेस निकाल लेंगे, यानी ये कांस्टेंट होगी। फिर आप दूसरे के लिए जिसकी ल्यूमिनोसिटी आपने उसकी टर्म्स में निकाली हुई है, स्टैंडर्ड कैंडल की टर्म्स में जिसकी ल्यूमिनोसिटी निकाली हुई है, उधर वहां पे ब्राइटनेस सेम पुट करेंगे और आपको अननोन डिस्टेंस मिल जाएगा। ये बात समझ आई? कोई नहीं आई? कहती हूँ कि अगर फर्ज करें कि स्टार ए is 10 light years away, ठीक है, and star B is at unknown distance। क्वेश्चन आ गया जी, स्टार B is at unknown distance। और फिर कह रहा है कि स्टार B is 100 times fainter than A। तो आप क्या करें जी? उस अननोन डिस्टेंस को फाइंड आउट करके दें। अब मैं क्या करूंगी? मैं क्या करूंगी कि हमें, मुझे पता है कि ब्राइटनेस ऑफ एक, अच्छा ये जो इसने कहा ना कि 100 टाइम्स फेंटर है, वो इसका मतलब है कि उसकी ब्राइटनेस जो है वो, किसकी ब्राइटनेस भरा, ये मैं, मुझे ब्राइटनेस लिख देना चाहिए, ये आपको कंफ्यूज करेगा। ब्राइटनेस ऑफ ए जो है वो ये है। तो हम जब कह रहे हैं कि स्टार बी इज 100 टाइम्स फेंटर, तो इसका मतलब है कि ब्राइटनेस ऑफ बी is 1/100 times the brightness of
ठीक है, ए। समझ आ गई? तो अब अगर हम ब्राइटनेस और डिस्टेंस की वेरिएशन देखने वाले हैं तो यहाँ पे ल्यूमिनोसिटी आपकी कांस्टेंट होगी। तो इसका मतलब ये है कि मैं अगर ये करूं कि ब्राइटनेस ऑफ बी के लिए इक्वेशन लिखती हूँ, वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी, एल कांस्टेंट है और वो अननोन डिस्टेंस जो है ना, मैं उसको एक्स कह लेती हूँ। ठीक है जी, एक्स स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे? आप एल को सब्जेक्ट बना लें, ठीक है, और दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लें। और बस आपने क्या करना है, ब्राइटनेस ऑफ बी को की वैल्यू यहाँ पे इधर प्लग इन कर देनी है, तो ब्राइटनेस ऑफ ए दोनों साइडों से कट जाएगी और आपका अननोन डिस्टेंस आ जाएगा। समझ आ गई? तो इसका मतलब ये है कि या तो आप लिमिनोसिटी वाले कहानी से कर सकते हैं, अगर लिमिनोसिटी दी हुई हो तो। स्टैंडर्ड कैंडल की अगर लिमिनोसिटी दी हुई है, डिस्टेंस दिया हुआ है, तो आप उधर से चला लें काम अपना। अदरवाइज अगर ब्राइटनेस के हवाले से उसने बात की हुई कि फलाना उससे इतने टाइम्स फेंटर है या इतने टाइम्स ब्राइटर है, तो आप ये वाली इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से भी इक्वेशन, यानी ब्राइटनेस और डिस्टेंस का स्क्वायर भी लगेगा, लिमिनोसिटी और डिस्टेंस के स्क्वायर की डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी भी लग सकती है, जिसको आप रेशो मेथड से कर लें या इक्वेशन दो दफा यूज करके सब्जेक्ट बना के कर लें, अप टू यू। ठीक है जी, आगे आ जाए। लाइट ईयर की वैल्यू कितनी होती है? नेक्स्ट जो है उसमें यह है कि 1 लाइट ईयर कितने के इक्वल होता है यार? 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। ठीक है, एक साल में लाइट ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, और वो आप फार्मूला लगाएंगे, v इज इक्वल टू डी बाई टी। और आपको पता है लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ होती है। टाइम 1 ईयर लगा लेंगे, एक साल में जितने दिन हैं, और फिर वो सारे करके 24 घंटे और वो सब करके कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है जी, ये भी हो गया। दो स्टैंडर्ड कैंडल्स हैं, उनके नाम, एक है जी सेफीड वेरिएबल स्टार, ये आप बेशक उसकी प्रोनाउंसिएशन उधर से देख लीजिएगा, मैंने तो कई दफा देखी है, मुझे फिर भी सही से नहीं आती। सो ये एक स्टैंडर्ड कैंडल है। ये इसका क्या सीन है? इसका सीन ये है कि अ, इसकी ब्राइटनेस वेरी करती है। ठीक है, यानी ये पीरियोडिकली कभी डिम हो जाता है, कभी ब्राइट हो जाता है, ब्राइट होता है फिर डिम होता है फिर दोबारा ब्राइट होता है। तो वो जो एक टाइम पीरियड किसको बोलते हैं, वो एक ब्राइटनेस से लेकर दूसरी ब्राइटनेस तक का टाइम। तो ये पीरियोडिक वेरिएशन इन ब्राइटनेस, ये इसको कहते हैं जी सिफिएट वेरिएबल स्टार, यही है ना? हाँ, पीरियोडिक वेरिएशन इन ब्राइटनेस में लिखा हुआ है जी। एग्जांपल ऑफ स्टैंडर्ड कैंडल ये है, इंक्रीज डिक्रीज एंड देन इंक्रीज इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड। क्या चीज ये इंक्रीज डिक्रीज एंड देन इंक्रीज हो रही है? इसकी ब्राइटनेस। ठीक है, इट वेरीज periodically and is directly related to average luminosity of the star. More luminous Cepheids had longer period brightness varies after long time. तो मोर ल्यूमिनस है जी, एक तो इनकी चीजों को रट्टा बड़ा लगाना पड़ता है, जितना ज्यादा ल्यूमिनस होगा उतना ही ज्यादा जी देर बाद इसकी ब्राइटनेस में वेरिएशन आएगी। दूसरा है जी एक स्टैंडर्ड कैंडल, एक और, ये एक एग्जांपल थी स्टैंडर्ड कैंडल की, और दूसरी एग्जांपल क्या है जी? टाइप 1A सुपरनोवा। ठीक है जी, ये दूसरी एग्जांपल है। इसमें क्या है जी, कहता है कि ल्यूमिनोसिटी ऑफ द स्टार एट द टाइम ऑफ एक्सप्लोजन इज ऑलवेज द सेम। अच्छा, यानी आपको पता है कि ये स्टार इम्प्लोजन का पता है आपको, मतलब इम्प्लोजन? यस मैम। जी बताएं अली। कि एक चीज के अंदर कोई प्रेशर और बाहर बहुत ज्यादा प्रेशर एक्सीड कर जाए जो अंदर की तरफ वो कंप्रेस हो हम्म जाती है बहुत रैपिडली, उसे इम्प्लोजन कहते बिल्कुल एक्सप्लोजन का उलट है, यानी कि। तो अच्छा, ये कब होता है यार? ये जब आपका स्टार डाई हो रहा होता है। मैंने कहा जो भी एनर्जी निकलती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है, वो ये कह रहे हैं। तो वो फार्मूला मुझे समझ आ गई। तो L इज इक्वल टू 4 π σ r² T⁴। यस, ये भी फार्मूला होता है, आप इससे निकाल सकते हैं। लेकिन ये R जो है वो रेडियस ऑफ द स्टार है,
ठीक है, और ये हाँ जी जी, और टेम्परेचर ये कौन सा टेम्परेचर है? सरफेस टेम्परेचर, याद रखिएगा, सरफेस टेम्परेचर इन थर्मो, ये थर्मोडायनेमिक स्केल पर, ठीक है, थर्मोडायनेमिक स्केल पर होगा, ये बातें याद रखनी है। इसके बगैर वाला टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में नहीं आपने लेना, ठीक है। अच्छा, अब हमने स्टैंडर्ड कैंडल की कहानी पढ़ ली। अब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बातें शुरू हो गई हैं कि ब्राइटनेस ऑफ द स्टार जो है किन किन चीजों पे डिपेंड करती है। डिस्टेंस ऑफ द स्टार फ्रॉम द अर्थ, ठीक है, क्योंकि ब्राइटनेस का फार्मूला या रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी, उसका फार्मूला क्या था? ल्यूमिनोसिटी डिवाइडेड बाय 4πd², यानी डिस्टेंस पे डिपेंडेंस है और उसकी ल्यूमिनोसिटी पे। ल्यूमिनोसिटी के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस के साथ इनवर्स है। जितना दूर स्टार होगा उसकी ब्राइटनेस उतनी ही कम होगी, ठीक है। और इसके बाद आ जाता है जी, डिपेंड करती है किस किस बात पे? सरफेस टेम्परेचर, सरफेस टेम्परेचर ऑफ द स्टार पे डिपेंड करती है। अभी अभी बताया स्टीफन बोल्ट्जमैन फार्मूला जो है ना, L इज इक्वल टू 4πσr²T⁴ से सरफेस टेम्परेचर ऑफ स्टार उस पर डिपेंड करती है आपकी ल्यूमिनोसिटी, और किस पे डिपेंड करती है? रेडियस ऑफ द स्टार, यानी साइज पे, ठीक है। जितना बड़ा स्टार होगा उसकी ल्यूमिनोसिटी के ज्यादा होने के उतने ही ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है, यानी फिजिकल साइज, ये याद रहेगा, ठीक है। इसको, इस लॉ को क्या कहते हैं? स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, और इस ये उसका सिग्मा, उसका वो है कांस्टेंट। उसके बाद आ जाता है कि ल्यूमिनोसिटी के लिए कुछ एजम्पशंस है। जब हम ल्यूमिनोसिटी मेजर करते हैं तो उसकी कुछ एजम्पशंस हैं, और वो एजम्पशन ये है कि जब हम ल्यूमिनोसिटी मेजर कर रहे होते हैं तो हम ये समझते हैं कि पावर फ्रॉम स्टार इज यूनिफॉर्मली रेडिएटेड थ्रू द स्पेस, यूनिफॉर्मली रेडिएटेड थ्रू स्पेस। मतलब यार इसका ये मतलब है कि अगर एक स्टार है और उसकी रेडिएशंस, क्या पता ऐसा हो कि किसी जगह से, यानी यहाँ से मे बी उसका टेम्परेचर ज्यादा हो और यहाँ से उसका टेम्परेचर कम हो, तो यहाँ पे तो वो रेडिएशन ज्यादा कर रहा होगा, और हमारी तरफ यानी हम अर्थ पे बैठे जो रेडिएशन रिसीव कर रहे हैं वो तो फिर कम होगी। हमें वो कम ल्यूमिनस लगेगा, लेकिन किसी और प्लेनेट की तरफ से तो वो ज्यादा ल्यूमिनस होगा मे बी। तो हम एजम्पशन यही ले रहे हैं कि पावर फ्रॉम द स्टार इज यूनिफॉर्मली रेडिएटेड, यानी चारों तरफ जो रेडिएशन एमिट कर रहा है वो सेम अमाउंट की रेडिएशन एमिट कर रहा है। और दूसरी बात ये कि स्पेस से आते हुए हम तक पहुंचते हुए उनकी रेडिएशन जो है वो नहीं, कहीं भी एब्जॉर्ब नहीं हो रही। हालांकि क्या पता स्पेस में कहीं पे गैस और पता नहीं किस किस किस्म के मीडियम एग्जिस्ट करते हो जहां पे मे बी उनकी रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाती हो। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि देर इज नेग्लिजिबल एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस रेडिएटेड पावर बिटवीन द स्टार एंड अर्थ, यानी स्टार ने जो भी पावर रेडिएट की है वो कहीं भी ना एब्जॉर्ब हो रही है, या मिनिमल एब्जॉर्प्शन है उसकी। और दूसरी बात है कि वो यूनिफॉर्म रेडिएशन है चारों तरफ स्पेस के अंदर, ठीक हो गया जी। ये हमारी थोड़ी बहुत एजम्पशन वाली बात आ गई। और उसके बाद हमने अब एक और चीज करनी है, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? लैम्डा मैक्स के। लैम्डा मैक्स क्या चीज है? ये वेवलेंथ emitted for peak radiations, ठीक है जी, पीक रेडिएशंस पर यूनिट टाइम। ये बात, ये मैंने क्या, ये क्या चीज लिखी है जी? ये एक लॉ है, इसका क्या नाम था इस लॉ का? वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है जी। ये जो मैंने अभी लॉ लिखा है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ ये लिखा है, ठीक है। अच्छा, ये जो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ ये क्या कह रहा है कि थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसमें ये अगर ऑब्जेक्ट मेरा स्टार हुआ तो फिर ये खास तौर पे सरफेस टेम्परेचर होगा, बात समझ आई? ये फिर
खास तौर पे सरफेस टेम्परेचर होगा, यानी सरफेस टेम्परेचर ऑफ द स्टार जो कि थर्मोडायनेमिक होगा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके जी, लैम्डा मैक्स के। और लैम्डा मैक्स की भी आपने एक्सप्लेनेशन देनी है। तो ये 2 नंबर जब आएंगे इसके वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के, तो क्या क्या लिखोगे कि वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। और दूसरा नंबर किस बात का होगा कि थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर किसका होगा जी, सरफेस ऑफ द स्टार का। और लैम्डा मैक्स क्या होगा, पीक इंटेंसिटी, पीक इंटेंसिटी नहीं, पीक पावर रेडिएटेड, ठीक है, पीक पावर रेडिएटेड। अब इसका मैं आपको ग्राफ बना के देती हूँ बच्चे, इधर आप ले लेंगे पावर। पावर आपको पता है ना क्या है, रिएक्शन फ्रॉम द स्टार का ग्राफ फर्ज करें एक ऐसे बन रहा है जो कि टेम्परेचर 1000 केल्विन पे है। यानी कि अगर एक स्टार की सरफेस का टेम्परेचर 1000 केल्विन है, तो उसकी ये जो वेवलेंथ का ग्राफ ये बनेगा। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि 1000 केल्विन पे वो ये सारी वेवलेंथ एमिट कर रहा है, ठीक है, ये सारी किस्म की वेवलेंथ एमिट कर रहा है, लेकिन पीक इंटेंसिटी पर उसकी ये वाली वेवलेंथ है जिसको मैं लैम्डा मैक्स बुलाऊंगी, ठीक है। और वो पीक इंटेंसिटी की वैल्यू यहाँ पे हमें लिखी होगी, और बाय द वे वो वॉट में होगी, वॉट, ठीक है, पावर है ना चूंकि, यानी रेट ऑफ एमिशन है फ्रॉम द स्टार, तो वो वॉट में होगा। और अगर आप क्या करते हैं कि आप उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो उसका ग्राफ ऐसे करके होगा, ठीक है। लेट्स से कि मैं कहती हूँ कि 2000 केल्विन पे, तो उसका आप नोटिस करेंगे कि उसकी जो पीक है वो थोड़ी सी पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, यानी लैम्डा मैक्स की वैल्यू कम हो जाएगी। समझ आई? तो ये कहानी है कि अगर आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो लैम्डा मैक्स जो है वो डिक्रीज करेगा। और ये मींस डिस्प्लेसमेंट लॉ है, लैम्डा मैक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब है कि लैम्डा मैक्स और टेम्परेचर का जो प्रोडक्ट होगा वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। समझ आई जी? तो आप इस पे फार्मूला लिख सकते हैं कि लैम्डा 1 यानी लैम्डा मैक्स, अगर एक स्टार का पता है और उसका आपको सरफेस टेम्परेचर भी पता है, तो वो किसके बराबर होगा, लैम्डा मैक्स ऑफ द दूसरे स्टार का लैम्डा मैक्स और उसके सरफेस टेम्परेचर के। तो आप या तो वो कर लें जैसे, यानी कि आप कांस्टेंट की वैल्यू मालूम करके तो फिर भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज ये वाला जो फार्मूला है ये भी आपको पता है हर केस में वर्क करता है। और आपको ये भी पता है ना कि अगर अगर चीजें डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो, मसलन एक्स और वाई डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो एक्स और वाई का जो इनवर्स है वो कांस्टेंट होना चाहिए। इस तरह भी अगर आप चीजों को डायरेक्ट प्रोपोर्शन प्रूव करना हो तो आप कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो ये स्टोरी जो थी ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी कि ये जो एक रेंज ऑफ वेवलेंथ एमिट वो करता है, लेकिन पीक इंटेंसिटी पे जो है ना वेवलेंथ, उसको आप लैम्डा मैक्स बोलेंगे। अच्छा एक बात और, जिस स्टार का टेम्परेचर कम होगा वो वो रेडिश हमें दिखेगा, यानी उसकी जो उसका जो कलर है रेड की तरफ हमें शिफ्ट हुआ हुआ दिखेगा। और जिस स्टार का टेम्परेचर ज्यादा होगा वो हमें ब्लूइश दिखेगा, ठीक है जी, ब्लू कलर का थोड़ा सा शेड उसका आएगा। क्यों? क्योंकि आपको ये बात पता है कि विब ग्योर में, के विब ग्योर के अंदर ये इस साइड पे वेवलेंथ ज्यादा होती है, इस साइड पे वेवलेंथ कम होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी और एनर्जी दोनों, जहां पे वेवलेंथ कम होगी ना उस साइड पे फ्रीक्वेंसी और एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये बात है, ये अर्थ है, ठीक है। और आप सन को, फॉर एग्जाम्पल आप सन को देख रहे हैं, तो क्या हिसाब किताब है कि सन से आने वाली जो लाइट है यानी जो वेवलेंथ है वो आप अर्थ पे ऑब्जर्व करते हैं, और कुछ बहुत सालों बाद आप दोबारा सन से आने वाली लाइट को ऑब्जर्व करते हैं, वेवलेंथ को ऑब्जर्व करते हैं, तो वो वेवलेंथ इंक्रीज्ड आपको मिलती है, जिसको आप कहते हैं कि जी ये डॉपलर्स इफेक्ट है। क्योंकि आपका सन जो है वो आपसे अवे जा रहा है, और इस वजह से वेवलेंथ इंक्रीज्ड, ऑब्जर्व वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज्ड है। जब ऑब्जेक्ट अवे जा रहा होगा तो ये डॉपलर्स इफेक्ट का फिनोमिना शो हो रहा है। ये सब बातें आपने पेपर में अगर कही जाए तो आपने लिखनी है। आपने कहना है कि स्टार मूविंग अवे, और आपने लिखना है कि स्टार मूविंग अवे, सो डॉपलर्स इफेक्ट, रेड शिफ्ट शोन, वेवलेंथ इंक्रीज्ड, ये सब बातें, ये पॉइंट्स हैं जो आपने उनको बताने हैं। अच्छा अब यूं है कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि आपको पता कैसे चला कि ये वेवलेंथ इंक्रीज्ड है, क्योंकि सबसे पहले आपने हमें ये बात पता है कि सन के इर्द गिर्द ना हाइड्रोजन गैस का क्लाउड है,
ठीक है। अब उन्होंने क्या किया कि हाइड्रोजन गैस का जो कौन सा स्पेक्ट्रम होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन गैस का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जो कि कैसे बनता है आपको पता है? और हाइड्रोजन गैस का या किसी भी गैस का, किसी भी एलिमेंट का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कैसे बनता है कि आप कूल गैस को आप क्या करते हैं जी, उसमें से पास करते हैं व्हाइट लाइट, ठीक है। और व्हाइट लाइट में क्या होता है कि सारे किस्म के कलर्स होते हैं, ठीक है। यानी व्हाइट लाइट इज एक्चुअली कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, सारी वेवलेंथ है। कौन सी? विबग्योर वाली, 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक सारी वेवलेंथ है। अब आपको पता है कि अगर आपको ये पता है कि ये फलानी से फलानी वेवलेंथ तक आप एनर्जी उसको दे रहे हैं, यानी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी अवेलेबल है, मतलब आप यहां से लेकर यहां तक की एनर्जी जो भी निकलेगी जाउल्स में, और बेशक उसको बाद में बल्कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप कन्वर्ट कर लें, ठीक है। तो ये एनर्जी आप इस कूल गैस को दे रहे हैं जब आप व्हाइट लाइट उस पर हिट करेंगे। तो यहाँ पे स्क्रीन पर जो आप स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व करेंगे उसमें कुछ वेवलेंथ्स मिसिंग होंगी, सम वेवलेंथ्स आर मिसिंग, जो कि स्पेसिफिकली हमेशा हाइड्रोजन के लिए सेम होंगी। और अगर मैं यहाँ पे सोडियम ले लूं तो उसके लिए भी, चाहे आप सोडियम कहीं से उठा लें एलिमेंट, सोडियम एलिमेंट, उसकी वेवलेंथ्स डिफरेंट मिसिंग होंगी और हाइड्रोजन गैस के लिए डिफरेंट वेवलेंथ्स मिसिंग होंगी। अब वो मिसिंग क्यों होती है जी, बताएं। कि जब वो एब्जॉर्ब करते हैं हायर एनर्जी लेवल पे जाता है वो, कौन जो लाइट एब्जॉर्ब होती है, डिफरेंस ऑफ कौन एब्जॉर्ब करता है लाइट? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। एनर्जी वो यानी ऑर्बिट में बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन लाइट यानी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, जिसकी रेंज यहां से लेकर यहां तक है। उसमें से कोई एक एनर्जी एब्जॉर्ब, एक यानी खास एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। वो खास एनर्जी कौन सी होगी? दो एनर्जी लेवल का डिफरेंस। शाबाशी, वो दो एनर्जी लेवल का डिफरेंस होगा। तो वो क्या होगा कि वो जो आपने 7 कलर्स उसको भेजे हैं नैनोमीटर, और उसमें से आप सिर्फ ये एनर्जी लेंगे जो इन दोनों के एनर्जी लेवल का डिफरेंस है। यानी कि मैं एग्जांपल देती हूँ कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है उसके पास 60 जूल एनर्जी है, और इसमें आने के लिए उसको लेट से कि 65 जूल चाहिए, तो वो इस अवेलेबल एनर्जी में से सिर्फ 5 जूल वाली एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। यानी डेल्टा ई विल बी बेसिकली इक्वल टू डिफरेंस इन एनर्जी लेवल, डिफरेंस इन एनर्जी लेवल फॉर द टू ऑर्बिट्स, ठीक है। अब उसने एब्जॉर्ब कर लिया, और आपकी जो लाइट आ रही थी वो इस डायरेक्शन से आ रही थी। लेट से कि ये एक्स एक्सिस के अलोंग आ रही थी, सिंपल रहने के लिए कि वो एक्स एक्सिस के अलोंग लाइट आ रही थी, आपने खास डायरेक्शन से लाइट उस पर कूल गैस पे हिट की थी। अब आपका इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल में शिफ्ट हो गया तो वो डी एक्साइट होगा, क्योंकि हाई एनर्जी लेवल अनस्टेबल होता है। तो जब वो डी एक्साइट होगा तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ विजिबल लाइट, और ये विजिबल लाइट आपको नजर आएगी लेकिन डिफरेंट डायरेक्शन में, यानी पूरे 3 डायमेंशन में वो एमिट होगी, ऑल द 3 एक्स वाई जी सब के अलोंग, क्योंकि वो जो फोटोन एमिट होना है उसने तो ऑल डायरेक्शंस में लाइट एमिट करनी है। तो इसलिए एक्स एक्सिस के अलोंग लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, इसलिए आपको ऐसा लगेगा जैसे वहां पे कोई मिसिंग है, कुछ मिसिंग है। तो क्या होगा कि 7 कलर्स में से कुछ वेवलेंथ्स आपको मिसिंग लगेंगी, यानी वहां पे ब्लैक लाइंस बनी हुई होंगी। यानी 7 कलर्स, यानी ब्राइट बैकग्राउंड है 7 कलर्स का, उसमें से कुछ लाइंस आपको मिसिंग होंगी, और वो लाइंस क्या शो करा रही होंगी? दो एनर्जी लेवल का डिफरेंस। और वो खास तौर पे डिस्क्रीट डिस्क्रीट है, किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए अपनी है, सोडियम के लिए अपनी, और किसी भी और एलिमेंट के लिए वो अपना, यानी हिसाब किताब है। तो इसको कहते हैं जी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब उन्होंने क्या किया कि लैब में जब उन्होंने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखा, ठीक है, तो वो जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम था लैब वाला, उसकी वेवलेंथ कुछ और थी, लेकिन सन से जो लाइट आ रही है और उसको उन्होंने ऑब्जर्व किया, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग पे डाला, यहाँ पे वो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग पे डाला उन्होंने, और उसमें जितनी भी वेवलेंथ अवेलेबल थी उसमें जो वेवलेंथ मिसिंग थी, यानी वही वाली बात है कि यहाँ पर भी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का क्लाउड है, वंस अगेन यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का क्लाउड है, और सन से जो व्हाइट लाइट आ रही है वो इस हाइड्रोजन गैस के क्लाउड में से गुजर के आ रही है, ठीक है।
ये जो व्हाइट लाइट आ रही है वो हाइड्रोजन गैस के क्लाउड में से गुजर के आ रही है और वो कैरी करती है एक सेट ऑफ वेवलेंथ और फिर वंस अगेन उसमें एक वेवलेंथ जो है वो मिसिंग फील हो रही है, जो आप डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग पे फेंक के उसको सब पता चला लेंगे तो आप कहेंगे जी कि वो जो मिसिंग वेवलेंथ है वो इस मिसिंग वेवलेंथ से ज्यादा पर आ रही है। यानी कि जैसे अगर ये स्पेक्ट्रम है तो लैम्डा जो लैब में मैंने देखा लेट्स से के 45 नैनोमीटर, मैं वैसे ही कह रही हूँ 45 नैनोमीटर लैब में मिला, लेकिन जो सन से जो लाइट आ रही है उस पे जो लैम्डा मिसिंग मिला वो मुझे 50 नैनोमीटर पे फॉर एग्जांपल मिलेगा। समझ आई? तो इसको कहते हैं जी कि इंक्रीज्ड वेवलेंथ ऑब्जर्व होती है। और ये इसके अच्छा, अब ये मैं जो डिटेल बताइए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये डिटेल आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने यही आपसे निकलवानी होती है। पास्ट पेपर में एक जो मॉक के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था वो भी इसी पे था। अब इसमें डेल्टा ई जो होता है बेटा याद रखिएगा कि जिस एनर्जी लेवल में आपका इलेक्ट्रॉन वापस जंप लगाता है डी एक्साइट होने के बाद, वो एनर्जी लेवल को बाद में लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी लेवल न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होता है, तो इसमें से किसी इलेक्ट्रॉन को निकलवाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है और ये सारी एनर्जीज नेगेटिव में होती है। मसलन कि अगर मैं इसकी बात करूं हाइड्रोजन गैस की तो ये 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करके मुझे याद पड़ा है, आई एम नॉट श्योर कि ये ऐसे ही है, लेकिन ये इतनी ज्यादा एनर्जी होती है, जैसे जैसे ऊपर जाएं तो ये कम होती जाती है, यानी 0.085 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस तरह से करके। इसका मतलब है कि जो ऑर्बिट न्यूक्लियस से जितना ज्यादा दूर होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। ये नेगेटिव साइन शो करता है कि ये एनर्जी देनी पड़ेगी इसको और ये अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए जिससे आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। तो ये क्यों आप बाद में लिखते हैं, यानी ताकि ये वैल्यू बड़ी आए। इधर से निकालना आसान होगा ये वन से, ई E2 से निकालना आसान है, लेकिन E1 बाद में लिखनी है ना ताकि ये आंसर ओवरऑल पॉजिटिव आ सके। डेल्टा ई को यानी चेंज को आपने पॉजिटिव रखना होता है, इसलिए आप ये E1 वाली बाद में लिखेंगे ताकि वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और ये इस तरह से होगा। मतलब कहीं आपने अगर ये गलत लिख दिया ना तो फिर एनर्जी लेवल की वैल्यू गलत आ जाती है। मसलन वो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, उसने कहा कि ये फलाना फोटोन निकला है डी एक्साइटेशन के बाद, फोटोन की एनर्जी, उसने उस फोटोन की वेवलेंथ बताई। अब आप उस वेवलेंथ को लेके डेल्टा ई निकाल सकते हैं, यानी जो वेवलेंथ एमिट हुई है उसको लेके आप बता मालूम कर सकते हैं ना कि कितना एनर्जी का डिफरेंस है, एनर्जी लेवल का डिफरेंस है। डेल्टा ई निकाल लिया, अब बस आपको लो एनर्जी लेवल जिसमें ट्रांजिशन हुई है, अगर E1 की वैल्यू आपको गिवन है तो आप E2 निकाल सकते हैं ना। बट आपने अगर एक फार्मूला गलत लिखा, मतलब आपने E1 माइनस E2 लिख दिया, तो फिर तो आंसर गलत आएगा प्लस माइनस के इशू की वजह से। तो ये याद रखिएगा कि जिसके अंदर जंप लगाएगा ट्रांजिशन के बाद वो बाद में लिखेंगे। ठीक है जी? तो ये हो गया था जी डॉपलर्स इफेक्ट की स्टोरी, इतनी ही थी। हाँ एक चीज कि डॉपलर्स इक्वेशन, ये डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा एफ बाय एफ इज इक्वल टू, ये है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ स्टार है। ठीक है, ये स्पीड ऑफ स्टार है और ये कौन सी, ये वेवलेंथ में याद रखिएगा फिर वही वाली बात है, लार्जर वेवलेंथ में से आपने स्मॉलर वेवलेंथ को माइनस करना है। ठीक हो गया? अब ऑब्वियस सी बात है कि हम अगर रेड शिफ्ट वाली कहानी पढ़ रहे हैं तो लार्जर वेवलेंथ आपकी ऑब्जर्व वेवलेंथ होगी, ऑब्जर्व लैम्डा। लेकिन मुझे याद है कि एक क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें ऐसे वो बता रहे हैं कि सन जो है ना, सन इस तरह रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस के अबाउट, तो यहां से जो, यानी अगर मैं यहाँ पे बैठी हुई ऑब्जर्व कर रही हूँ मिडल में, तो ये वाला, तो ये इसमें तो अगर यहाँ से जो वेवलेंथ आ रही होगी ना वो तो मुझे छोटी नजर आएगी ना, क्योंकि ये तो मूविंग टूवर्ड है डॉपलर्स इफेक्ट के हिसाब से। तो यहाँ से जो लैम्डा होगा वो स्मॉलर आएगा, और अगर मैं यहाँ से देखूं तो यहाँ से वो मूविंग अवे वाली कहानी है, तो यहाँ से जो लैम्डा मुझे दिखेगा या जो मैं ऑब्जर्व कर रही होंगी वो लार्जर होगा। बात समझ आई? तो आपने फिर डेल्टा लैम्डा में जब चीजें लगानी है तो डेल्टा को हमेशा पॉजिटिव रखने के लिए आप लार्जर वैल्यू में से स्मॉलर को माइनस करेंगे। और इसमें ये बात याद रखिएगा कि ये वाली, अच्छा ये जो डेल्टा लैम्डा है, अगर अगर फर्ज करो, अब मैं बहुत अहम बात करने लगी हूँ, मुश्किल और अहम बात, सुनिएगा गौर से। ये लैम्डा कौन सी है? ये एक्चुअल है, यानी कौन सी, जो यहाँ मिडल वाली से हो रही है ना, ये वाली मिडल वाली। अगर ये सन रोटेट कर रहा है
तो मिडल से जो मुझे रिसीव हो रही होगी वो एक्चुअल होगी। बात समझ आ रही है? ये वाली एक्चुअल है। तो अगर मैंने ये वाली ली वेवलेंथ, यानी ये वाली ली, तो ये स्मॉलर होगी। तो मैं उसके अगर 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 मैंने कहा कि टूवर्ड्स वाली कहानी चल रही है कि आपका जो सन है ऐसे रोटेट कर रहा है और मैं इसके हिसाब से वेवलेंथ मेजर कर रही हूँ, तो उसमें फिर मेरी स्मॉलर वेवलेंथ कौन सी बनेगी? ऑब्जर्व बनेगी। और लार्जर कौन सी बनेगी? एक्चुअल वाली। बात समझा गई? लेकिन अगर ऑब्जेक्ट अवे जा रहा होगा तो फिर लार्जर मेरी ऑब्जर्व्ड होगी और ये जो स्मॉलर होगी वो मेरी एक्चुअल होगी। ठीक है? उस हिसाब से आपने वैल्यूज डालनी। ये क्लियर हो गया? एंड सेम वर्क्स फॉर द डेल्टा एफ। और आपको पता ही है कि फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के उलट होती है, वो सब कहानी वो इसी तरह चलेगी। तो नीचे आएगी एक्चुअल वेवलेंथ और डेल्टा लैम्डा में क्या आएगा? ऑब्जर्व माइनस एक्चुअल या फिर एक्चुअल माइनस ऑब्जर्व, डिपेंडिंग अपॉन के कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। बस इसमें ये चीज थी। और एक बात आखिरी चीज, और वो ये है कि वो कौन सा? हबल्स लॉ। बेसिकली हबल्स ने क्या किया कि जितने भी गैलेक्सीज थी उनकी उसने पहले वेलोसिटी मालूम की। वेलोसिटी कैसे मालूम की? यही डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा और वी बाय सी के फार्मूले से। यहां से उसने वेलोसिटी मालूम की। फिर उसने डिस्टेंस मालूम किया उन्हीं गैलेक्सीज का जिनकी वेलोसिटी मालूम की थी, उनका डिस्टेंस मालूम किया। वो किस तरीके से किया? स्टैंडर्ड कैंडल वाले मेथड से। ठीक है? उसने इन दो चीजों को लेके वेलोसिटी और डिस्टेंस निकाल लिया और फिर उसने उन सब का ग्राफ प्लॉट कर लिया, वेलोसिटी और डिस्टेंस का। और उसकी बड़ी ऐसे वियर्ड सा ग्राफ आया, बहुत ज्यादा ऐसे वेरिएशन थी। और उसने उसका एवरेज जब लाइन निकाली तो देखा तो एवरेज जो लाइन थी वो सीधा ओरिजिन से पास कर रही थी, बेस्ट फिट लाइन। इससे प्रूव हो गया कि ये जो वेलोसिटी है, बाय द वे ये कौन सी वेलोसिटी? रिसेशन स्पीड ऑफ स्टार। कि इस स्पीड से वो रिसीड कर रहा है, यानी पीछे की तरफ जा रहा है, अवे जा रहा है फ्रॉम द अर्थ या फ्रॉम द ऑब्जर्वर। हम अगर अर्थ पे हैं तो उसने कहा कि ये क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, और इस फार्मूले को यूज करके v इज इक्वल टू डी बाई टी लगा के उसने एज ऑफ यूनिवर्स निकाल ली। ठीक है? एज ऑफ यूनिवर्स उसने कैसे निकाली? उसने ले लिया जी ग्रेडियंट इस ग्राफ का, और उसका जो ग्रेडियंट था वो क्या निकला? डेल्टा वी बाई डेल्टा डी इज़ इक्वल टू एच नॉट। ये इस ग्रेडियंट का नाम उसने रखा हबल्स कांस्टेंट। और उसके बाद यहाँ पे ये देख सकते हैं कि आप v बाई डी जो है वो इज़ इक्वल टू 1/t है। तो ये वाली जो वैल्यू है वो आपका हबल्स कांस्टेंट आ जाएगा, एंड हबल्स कांस्टेंट इज़ इक्वल टू 1/t। और बस फिर यहाँ पे उसने वो हबल्स कांस्टेंट की वैल्यू लगाई और टाइम जो है यानी एज ऑफ यूनिवर्स निकल आया। अब उसमें यहाँ पे दो बातें हैं कि उसने ये एज्यूम किया था कि सबसे पहली बात कि अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो स्पीड ऑफ द स्टार जो है वो भी ज़्यादा होगी। ठीक है? मतलब ये कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल कंसिडर करें कि अगर आपका स्टार इतने डिस्टेंस पे है कोई भी, तो वो ज़्यादा स्पीड से रिसीड कर रहा होगा, यानी स्टार इज़ मूविंग अवे विद अ ग्रेटर वेलोसिटी। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल गैलेक्सीज़ आर रिसीडिंग फ्रॉम आवर ओन गैलेक्सीज़। ठीक है? ऑल गैलेक्सीज़ आर receding तो more distant galaxies are receding at a greater rates, so more distant galaxies are receding at greater speed कह सकते हैं। ठीक है जी? greater speed। अब इसमें यूँ है कि अगर हम टाइम में पीछे की तरफ जाएं तो हम देखेंगे कि अगर जब गैलेक्सीज़ करीब थी हमारे, यानी हमारी अर्थ के जिस वक्त वो करीब थी, जब डिस्टेंस हमारा और उस गैलेक्सी का डिस्टेंस कम था जो अब मूव अवे करती जा रही है, तो उस वक्त उसकी स्पीड कम थी। ठीक है? तो इसका मतलब है कि गोइंग बैक इन टाइम मीन्स द गैलेक्सीज मस्ट हैव बीन क्लोज़र। और अगर आप कहें कि स्पीड
डिक्रीज़ तब होती है जब वो क्लोज़र हो। तो अगर मैं कह दूं कि यार स्पीड जब ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि डिस्टेंस ज़ीरो होगा। इससे ये प्रूव हो गया कि इफ़ वी गो बैक लॉन्ग इनफ एंड ऑल गैलेक्सीज मस्ट हैव बीन एट द सेम प्लेस, तो ये बिग बैंग थ्योरी का जो है ना वो असल में स्टार्टअप है कि यही बिग बैंग थ्योरी को प्रूव करता है कि अगर हम कहें कि ऑल द गैलेक्सीज आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, तो जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होगी। और अगर आप इसको बैक इन टाइम में जो है वो कर सकें रिकैप, तो क्या होगा कि वेलोसिटी को डिक्रीज़ करते जाएं और वेलोसिटी ज़ीरो कर दें, तो इसका मतलब है तमाम गैलेक्सीज़ के दरमियान डिस्टेंस ज़ीरो हो जाएगा। यूनिवर्स के तमाम मैटर के दरमियान डिस्टेंस ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब है यूनिवर्स जो थी वो सिंगल एंटिटी थी और फिर बिग बैंग हुआ और बिग बैंग अभी भी होता चला जा रहा है। तो इसकी एग्ज़ाम्पल आप ये ले सकते हैं कि एक बलून ले लें और उसके ऊपर आप डॉट्स लगा दें किसी मार्कर से। उसके बाद आप उसको उसमें जो है ना उसको पंप करें, एयर पंप इन करें, तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे बलून एक्सपैंड करेगा डॉट्स के दरमियान डिस्टेंस, तमाम डॉट्स के दरमियान डिस्टेंस एक दूसरे से इंक्रीज़ होता चला जाएगा। ये बिल्कुल ये बिग बैंग की बड़ी अच्छी एग्ज़ाम्पल है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये नहीं कि सिर्फ कोई भी गैलेक्सीज़ हमारे से ही दूर जा रही हैं, हम भी हर चीज़ से दूर जा रहे हैं। यानी हम भी बेसिकली यानी यूनिवर्स अगर एक्सपैंड कर रही है तो सारी की सारी गैलेक्सीज़ एक दूसरे से भी दूर जा रही हैं, हमसे भी दूर जा रही हैं। तो ये बेसिकली यानी अभी भी वो जो बिग बैंग का एक्सप्लोजन है वो अभी भी अंडर वो है, कहना चाहिए कि अभी भी वो धमाका हो रहा है। तो यहाँ पे फिर हम कहेंगे कि इसको अगर हमें यानी कि वो कहें कि आप इसको हबल्स लॉ को बिग बैंग थ्योरी के साथ रिलेट करें, तो ये हमें ये वर्ड्स लिखने चाहिए जो मैंने आपको बताया कि गोइंग बैक इन टाइम मीन्स गैलेक्सीज मस्ट हैव बीन क्लोज़र। गोइंग बैक इन टाइम मीन galaxies must have been closer and then go back long enough and all galaxies must अच्छा, ये तो एक हमने यहाँ से हबल्स लॉ से ये डिस्कस कर लिया कि अगर आप डी को डिक्रीज़ करेंगे और उससे वेलोसिटी भी डिक्रीज़ होगी तो हम लोग बिग बैंग थ्योरी जो है ना वो प्रूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और इशू है वो डिस्कस करने वाला ये है कि हबल्स लॉ जो है वो ये कहता है कि डिस्टेंस इंक्रीज़ होने पे वेलोसिटी भी इंक्रीज़ होती है। तो हमें यहाँ पे ये एज्यूम करना पड़ेगा कि जो इंक्रीज़ इन वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है, यानी ये ग्राफ आपका लीनियर है, ठीक है। अदरवाइज़ जाहिर सी बात है हमारा जो हबल्स कांस्टेंट है वो नहीं निकल सकेगा, फिर तो कर्व आ जाएगी और ये वाला ग्राफ जो है वो कर्व हो जाएगा और फिर हर पॉइंट पे ग्रेडियंट डिफरेंट होगा। तो ग्रेडियंट को कांस्टेंट रखने के लिए यानी हम कहेंगे कि एक्सपेंशन जो है वो यूनिफॉर्म है, उसके लिए हमने एक चीज़ डिस्कस करनी है और वो है कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि आपकी जो यूनिवर्स है वो होमोजेनियस है एंड आइसोट्रोपिक है। इसका ये मतलब है कि आप अगर अर्थ से अपने इर्द गिर्द यूनिवर्स को जैसे देखते हैं, आप यूनिवर्स में कहीं और चले जाएं तो वहाँ से भी आपको वो ऐसी ही दिखेगी, ठीक है। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि आपकी जो एक्सपेंशन है वो यूनिफॉर्म है। इसके लिए मैं आपको एक जो है ना एक स्टेटमेंट पढ़ के बताती हूँ जिससे ज़्यादा आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। यानी अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो आपके पास एक ये स्टेटमेंट हो जिसको आप लिख सकें।
तो अब वो ये है कि कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल सर्व्स एज फाउंडेशनल अप्रॉक्सीमेशन an assumption of large scale uniformity that allows for the application of Hubble's law to estimate the age of universe। यानी कि यहाँ पे आपने जो एज ऑफ यूनिवर्स कैलकुलेट की है वो हबल्स लॉ के थ्रू, तो हबल्स लॉ में यूनिफॉर्मिटी को लाने के लिए यानी वो उसका ग्रेडियंट जो है उसको कांस्टेंट रखने के लिए आपने जो assumption यूज़ किया वो है cosmological principle। By assuming that the universe is homogeneous and isotropic, same in all direction on a large scale, we can treat the expansion as uniform and linear, simplifying the calculation of the Hubble's time यानी 1/h0। Hubble's time यानी age of universe is 1/h0, उसकी कैलकुलेशन को हमने सिंपल इस तरह से रखा है। तो ये एक चीज़ हो गई।